आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। टिहरी, पौड़ी समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे देहरादून से। तो 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे। तेज गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो अलर्ट पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़ और कुल 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज गर्जना के साथ हो सकती है भारी बारिश। अलर्ट पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर भी अलर्ट वहां जारी किया गया है। और ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे देहरादून से। तो 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो अलर्ट पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल को रखा गया। इसके अलावा नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 7 जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां टिहरी, पौड़ी समेत 7 जिलों में बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों के बीच शनिवार को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व में बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। दिल्ली में बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। महेंद्र भट्ट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लगाए महेंद्र भट्ट जिंदाबाद के नारे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पदाधिकारी करेंगे स्वागत। कुछ ही देर में पहुंचेंगे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पदाधिकारी स्वागत करेंगे। तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से। कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पदाधिकारी स्वागत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ ही देर में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंच जाएंगे और जिसके बाद उनके स्वागत की भी सभी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और पदाधिकारी जो है वो उनका स्वागत करेंगे। तो कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में महेंद्र भट्ट जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं और कुछ ही देर में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। कार्यकर्ताओं ने लगाए महेंद्र भट्ट जिंदाबाद के नारे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पदाधिकारी करेंगे स्वागत। कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे महेंद्र भट्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और किस तरह की वहां पर तैयारियां की जा रही हुई। कुछ ही देर में जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल जागृति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड बीजेपी को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक और बद्रीनाथ से जो पूर्व में विधायक रहे हैं महेंद्र भट्ट को कमान मिली है। अब कुछ ही देर के बाद उनका काफिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचने वाला है, जहां पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से उनके आवास पर मुलाकात हो चुकी है। वो अगुवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके आने के बाद उनका स्वागत कार्टर बेस्ड पार्टी है, जहां पर किसी कार्यकर्ता को कोई दायित्व दिया जाता है तो दूसरा उस दायित्व से पदमुक्त करते हुए उसको नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि अभी मदन कौशिक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मदन कौशिक को सरकार में बतौर मंत्री के तौर पर फिट किया जा सकता है, उनके अनुभव का लाभ सरकार ले सकती है। इसको लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन मदन कौशिक ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया अपने पद से, क्योंकि संगठन के लिहाज से उनकी जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की थी वो कल रात तक की थी और आज के बाद अब उनकी नई कार्य जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है उस पर संगठन स्तर पर फैसला चल रहा है। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी टीम का निर्माण करेंगे, अपनी टीम को, संगठन को, भारत के केंद्रीय नेतृत्व पे दिशा निर्देश को उत्तराखंड में इंप्लीमेंट कराना, क्रियान्वयन कराना उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्मा कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मुख्य अतिथि रहे। तो वहीं आपको यही बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। लक्सर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के द्वारा हरिद्वार जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मजबूती से चर्चा की गई। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। तो वहीं इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता के हैसियत से आया हूं और अपने परिवार के बीच में आया हूं। हमारे परिवार के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ साथी हैं, जो हमारे सहयोगी रहे हैं, जिनसे हमारे रिश्ते रहे हैं विगत दशकों में, उनसे बातचीत करने के लिए, उससे संवाद करने के लिए, उनसे विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस को किस तरह से हम एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, कांग्रेस को कैसे हम एकजुट करें, कांग्रेस कैसे आने वाले समय में जो विपक्ष का रोल है उसको कैसे निभाए। स्वागत कार्यक्रम के बाद आपका किया गया, इसी कड़ी में कहूँगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत का। आज भगवानपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गुजरात ही नहीं, भाजपा शासित हर प्रदेश अवैध जहरीली शराब का अड्डा बन चुका है और अवैध नशे का कारोबार करने वालों का जो है संरक्षण मिलता रहता है। इसलिए आज तक तमाम जांचों के बाद भी न अवैध जहरीली शराब का कारोबार रुका और न उन पर धरपकड़ हो पाई। यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रथम बार भगवानपुर आए हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इतना जोरदार इस्तकबाल हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता राकेश जी को, श्रीमती ममता राकेश जी को, जिन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के अवाम, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने प्रतिभाग किया, शिरकत की है। और ये संकेत है देश के बदलते हुए माहौल का कि आज कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से उब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। 1 अगस्त को हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के कुमाऊं मंडल की बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह कुंजवाल, जिलों के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए गए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम किए जाएंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर लेवल तक आयोजित किया जाएगा। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रही, जहां पर 1 अगस्त को कांग्रेस की बैठक हो रही है। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी की जाएगी।
हमारी नियमावली में है या... देखिए, ये वर्ष हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है और 1947 के बाद 25 साल में हमने आज़ादी का वर्ष मनाया था बड़े धूमधाम से। उसके बाद 50 साल में मनाया था और ये 75वां वर्ष गांठ हम मनाने जा रहे हैं। उनमें क्या है हमारी नियम। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। सीएमओ ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान 25 लाख रुपए के बजट से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई थी और जिसमें 25 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए गए थे। साथ ही बताया कि तकरीबन 1,80,000 मरीज ऐसे थे जिन्हें कावड़ मेले के दौरान सर्दी, खांसी और बुखार की दवाइयां दी गई थी। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही साथ सीएमओ ने भी जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि कावड़ मेले में 25 कैंप जो है वो लगाए गए थे और आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच भी की जा रही थी। नहीं, देखिए, जनता में तो आज पिछले 2 साल से कोविड चला आ रहा है। जनता तो खुद जागरूक है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जितने हमारे सीएससी और पीएससी हैं सब टेस्टिंग किए जा रहे हैं। अभी शासन से या हमारे स्टेट से कोई ऐसा नहीं आया कि हम कहीं बॉर्डर पे करें टेस्टिंग के लिए, और हमारे पास मैन पावर नहीं है कि हम कहीं बॉर्डर पे करने की स्थिति में है आज के डेट में। उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनका बचपन स्लम एरिया में खो जाता है या कूड़ा बीनने जैसे काम इन बच्चों को करने पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सभी विभागीय अधिकारियों राज्य के स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हो, कोई अनाथ बच्चा या कोई अन्य काम करता हो, ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करना विभाग की जिम्मेदारी है। आमंत्रित करा था। उसका उद्देश्य मात्र ये था कि जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम लोग क्या पॉलिसी उनके पुनर्वास के लिए हम लोग बना सकते हैं, उनके क्या क्या सुझाव हैं, क्योंकि फील्ड में वो लोग रहते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन बिंदुओं को किस प्रकार से हम लोग एक कागज में उकेरित करते हुए उसको पॉलिसी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सारे सुझाव जो है आज डिपार्टमेंट ने संबंधित जनपदों के जिला प्रोविजन अधिकारियों से लिए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पाइन्स के पास लगभग 20 मीटर के क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। मौके का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा न हो सके। इसके साथ ही बिजली विभाग को बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। तो नैनीताल भवाली मार्ग को पूरी तरीके से बंद किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि अगर आप नैनीताल भवाली मार्ग से यात्रा करने जा रहे हैं तो सुरक्षा के नजरिए से कोट मार्ग से ही यात्रा करें। तो नैनीताल से खबर आपको बता रहे, जहां पर भूस्खलन होने से दिक्कतें बढ़ी हैं, तो वहीं नैनीताल भवाली जो रूट है उसको बंद कर दिया गया है और ऐसे में जो लोग हैं अब उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। रिपोर्ट की इधर के माध्यम से चले गए हैं वहाँ पे, और अभी हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे की, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता।
देहरादून में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली नगर में राहुल अग्रवाल निवासी डालनवाला और विकास सिंह ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रणधीर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन कंपनी के नाम पर लाखों की ठगी की थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरोपी को पकड़ने की दिशा निर्देश दिए गए थे। आरोपी रणधीर कुमार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था, जो कि पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा सर्विलांस व मुखबिर के माध्यम से अभियुक्त को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद रांची के न्यायालय में पेश कर देहरादून कोर्ट में पेश करने के लिए 3 दिवस का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, तो वहीं ऑनलाइन ठगी को लेकर के भी इस पर चर्चा की गई और जहां पर 20,000 का जो इनामी आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। basicfirst.com के नाम से ऑनलाइन क्लासेस की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी। उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप राहुल सैदा जी थे और उनको जो है लगभग जो भी कैंडिडेट वहाँ पर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको 700 रुपये का एक टैबलेट देना था। तो इसने टैबलेट दिया नहीं। ये राहुल रणधीर कुमार फिरदौसी है जो इनामी बदमाश है, ये बंदा यहाँ से भाग गया और 2021 जनवरी की घटना है ये। और 20,000 का इनामी है और इसको हमारी टीम ने 24 तारीख को रांची में गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। पौड़ी जिले के बड़ेथ गांव में बृहस्पतिवार रात घर के आंगन में खेल रहे 5 साल के बच्चे को गुलदार उठा ले गया। रात भर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन घने कोहरे व अंधेरे की वजह से बच्चे का पता नहीं चल पाया। सुबह करीब 6:30 बजे बच्चे का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई दिनों से गुलदार की दहशत बनी हुई थी, लेकिन वन विभाग ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लिहाजा गुलदार जो है वो बच्चे को लेकर पौड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर 5 साल के एक बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। रात को हमारे द्वारा वन विभाग, पुलिस कर्मियों को, प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों को सूचना दी गई। उसके उपरांत वन विभाग के और पुलिस कर्मचारी वहां पे आए, लेकिन इस बीच रात को कहीं पे बच्चे का पता नहीं चला, बच्चा नहीं मिला। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की है। तो महेंद्र भट्ट ने मदन कौशिक ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर हुई मुलाकात। संगठन को लेकर दोनों नेताओं में हुई बातचीत। महेंद्र कौशिक ने दी महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं। तो ये अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां महेंद्र भट्ट ने की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को बनाया नया प्रदेश अध्यक्ष। मदन कौशिक के आवास पर उन्होंने मुलाकात की और संगठन को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत भी हुई है। तो मदन कौशिक ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं भी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मदन कौशिक के यमुना कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर उन्होंने मुलाकात की और संगठन को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा भी की। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां महेंद्र भट्ट ने की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात। तो इस संगठन को लेकर दोनों नेताओं में हुई बातचीत।
और अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पूरे होने और हमारे देश के महान व्यक्तियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को हम सबके स्मरण में रहे, आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे। इसको लेकर पूरे देश के अंदर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, वो सब काम देश की गरीब जनता को समर्पित रहे हैं। उसी कड़ी में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047, यानी कि जब हमारा देश 100 बरस पूरे करेगा, शताब्दी आजादी के महोत्सव की मनाई जाएगी, उस समय की कार्य योजना और वर्तमान में जो संपादित हुए हैं पिछले 8 सालों में 8 साल के कालखंड में देश के अंदर अनेक उपलब्धियां इन 8 सालों में देश ने प्राप्त की है। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कैंट क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सचिव ऊर्जा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका जी, पावर कारपोरेशन यूपीसीएल के एमडी श्री अनिल यादव जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, मैं आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर इस मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव हम अनेकों क्षेत्रों में मना रहे हैं। पिछले 8 सालों में देश के अंदर अनेकों योजनाओं ने काम करना शुरू हुआ है, अनेकों योजनाएं पूरी हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। और नई कार्य संस्कृति क्या है? कि नई कार्य संस्कृति यह है कि अब कोई भी किसी क्षेत्र में होगा, सबको काम करना होगा, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, सब स्व प्रेरणा से काम करेंगे। अब पहले हम लोग सोचते थे, राजनीति के क्षेत्र में लोग सोचते होंगे, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी जीवन बड़ा कठिन होता है, क्यों मीनाक्षी? तो अब इस क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है। ये मीनाक्षी सुंदरम जी भी पढ़ रहे थे हमारे साथ, इनके सारे अधिकारी पढ़ रहे थे और ये मजाक भी कर रहे थे जब जो है मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के लिए जा रहा था, तो उसमें हमारा सब प्रेजेंटेशन होता है एक एक सब्जेक्ट का और कई घंटों तक चलता है, 8 घंटे 9 घंटे 10-10 घंटों तक। तो ये देख रहे थे ये लगातार, चूंकि हमने जब हमारा वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, उससे पहले हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन पहले से एक मैराथन बैठक करी देहरादून के सचिवालय में। 6 घंटे 6.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद दिल्ली जाकर भी 24 तारीख को मीटिंग होनी थी, तो 22 को भी और 23 को भी पूरे दिन भर हम करते रहे। और लास्ट में जब जा रहे थे तो तब ये बोले, सर ये आपका जो जैकेट है ये आप लोगों की ड्रेस है और हमारी ड्रेस जो है वो कौन सी होती थी आप लोगों की? ये बंद गले का है। इन्होंने एक किस्सा भी सुनाया, वो किस्सा थोड़ा अलग है। तो मुझे बड़ा मुझे लगा कि इनके क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ना तो बहुत पड़ता है आईएएस बनने के लिए, लेकिन ये शायद उतना इन्होंने तब भी नहीं पढ़ा होगा जितना इस समय पढ़ना पड़ रहा है। तो ये मोदी कल्चर है। इसमें सबको काम करना है,
अब हमारे मेयर साहब हैं, इनको भी हम लोगों का टास्क है, हमारी विधायिका बैठी हैं उनको भी टास्क है, सांसदगण हैं उनको अलग टास्क है। वहां पूरी संसद में जो है उनके क्षेत्र की एक एक समीक्षा होती है। मंत्रीगण है उनका अलग काम है, पहले वहां से होता है फिर यहां से। ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम भी इस कार्यक्रम से जुड़े। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।